गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग ये लेक्चर के थ्रू आप तक पहुंच रहे। तो पिछले लेक्चर के जो आप लोगों की तरफ से मेरे पास डाउट्स आए थे और राइट, उसमें टेंशन फोर्स को लेकर थोड़ा सा टेंशन हो गया था, क्योंकि हमने थोड़ा सा जो एक्चुअल चीज़ है वो पढ़ाने की कोशिश करी ज़्यादा दिन कि आप लोग रटे। तो थोड़ा सा मैं उसको और अच्छी तरह से रिव्यू कर देता हूँ और थोड़ा नॉर्मल फोर्स के भी और इंटरेस्टिंग सिचुएशंस हम लोग ले लेते हैं। इसलिए आज के लेक्चर का टाइटल है रिव्यू ऑफ टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स। रिव्यू क्योंकि कई चीज़ें रिपीट हो रही होंगी और राइट, और उनको चूंकि हम समराइज भी कर रहे होंगे, इसलिए दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। राइट, तो कुछ नए सवाल भी ले रहे होंगे। तो टेंशन फोर्स के बारे में एक बार फिर से हम समझने का प्रयास कर लेते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये एक पुली है, राइट, और इस पे से ये रोप जा रही है। ओके, अब हमने क्या बोला था कि यदि मैं रोप का कहीं पर भी कोई छोटा सा पार्ट ले लूं, ऑलराइट, ये छोटा सा पार्ट ले लूं, तो ये रोप का छोटा सा पार्ट चूंकि बहुत छोटा है तो इसको हम प्रैक्टिकली स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी सर्कल का बहुत छोटा सा पार्ट बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही होता है। तो ये जो छोटा सा पार्ट यहाँ है, ऑलराइट, अब ये एक तो इस पुली के कांटेक्ट में है और ये इस बगल वाली रोप के कांटेक्ट में है। इस रोप ने मान लीजिए टी डैश फोर्स लगाया और बगल वाली ने टी डबल डैश लगाया। यहां टी डैश लगाया, इस वाली रोप ने इस छोटे से पार्ट पे फोर्स, और इस वाली रोप ने टी डबल डैश फोर्स लगाया। ठीक है भाई, और इसके ऊपर यदि रोप और पुली के बीच में फ्रिक्शन है, यदि है, ऑलराइट, तो लेफ्ट या राइट किसी एक डायरेक्शन में वो फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा। यदि वो इस तरफ खिंच रही होगी तो इधर आ जाएगा, इस तरफ खिंच रही होगी तो उधर आ जाएगा। ऑलराइट, तो टी डबल डैश माइनस टी डैश माइनस एफ मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो टी डबल डैश बिकम्स टी डैश प्लस एफ, मतलब ये फोर्स थोड़ा सा बड़ा होगा। अच्छा, जीरो क्यों होगा? जीरो इसलिए होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है वैसी बहुत लाइट थी और इसका भी छोटा सा पार्ट, तो उसका मास भी जीरो। ऑलराइट, इसलिए यहां पे आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन करके जीरो, मास जीरो हो गया। ऑलराइट, इफ स्मूथ तो F becomes 0, so T dash becomes T double dash becomes T dash। बस इतना सही है कहानी, और कुछ नहीं है इसमें, इट्स वेरी वेरी इजी। ऑलराइट, तो इसलिए जो कंडीशन है कि रोप और पुली का कांटेक्ट स्मूथ हो, ये कंडीशन, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये कंडीशन समझें कि रोप और पुली का कांटेक्ट यदि स्मूथ होगा तो फिर दिस इज हाउ इट हैपेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोगों ने जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया था, ऑलराइट, ऐसे लोग लटके हुए थे इससे रोप से। ऑलराइट, तो उस एग्जाम्पल में भी आपको समझना चाहिए
कि ये जो बंदा है या ये बंदा जो है, ऑलराइट, ये यदि रोप से लटका हुआ है तो यदि रोप जो इसके हाथ में है, ऑलराइट, उसको यदि अपन देखेंगे तो ऊपर यदि T1 लिखा और नीचे T2 लिखा, तो ये हाथ में रोप को आप तभी पकड़ सकते हैं जब दोनों के बीच में एक फोर्स हो, नहीं तो आप कैसे पकड़ेंगे? यदि स्मूथ चीज होगी तो फिसल के निकल जाएगी, ऑलराइट, लेकिन यदि फ्रिक्शन होगा तो ही आप उसको पकड़ के रख सकते हैं। मान लीजिए मैं हाथ में यदि कोई बहुत ऑयली कोई चीज लगा लूँ, ऑयल लगा लूँ, फिर मेरे लिए ग्रिप करना क्यों मुश्किल हो जाता है? तो इसका मतलब इस आदमी पे यदि हम फोर्सेस बनाएंगे तो उसमें एक फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर, ये नहीं बनाया था हमने पिछली क्लास में, और इस पे एक रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा। तो आप देख सकते हैं, इसलिए इस रोप में यहां पे टेंशन की वैल्यू अलग थी और इसके नीचे टेंशन की वैल्यू चेंज होती चली जा रही थी। दैट वाज द इश्यू, ऑलराइट। तो मैं इसी चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल और ले रहा हूं, पिछले वाले से थोड़ा सा आसान है, पिछले वाले से आसान एग्जांपल ले रहा हूं। ये लाइट स्ट्रिंग है और ये बंदे का मास m1 है, इस बंदे का मास m2 है, ऑलराइट, और ये नीचे वाला बंदा पकड़ के लटका हुआ है, ऑलराइट, ये कुछ नहीं कर रहा, पकड़ के लटका हुआ, और ये बंदा इस रोप पे ऐसे मंकी क्लाइंबिंग जिसे कहते हैं वो कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, ऑलराइट। तो हमें बताना है कि इस रोप में टेंशन की वैल्यू कहां पर कितनी होगी, ऑलराइट। फाइंड टेंशन इन 1 and 2 पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, कोई सोच सकता है कि सर ये स्ट्रिंग है तो टूट ही जाएगी, दो आदमी लटकेंगे तो ये फिजिक्स की स्ट्रिंग है, अनब्रेकेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑलराइट, उसकी आप चिंता ना करें। तो क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं। ये आदमी रेस्ट पे है, ये आदमी रस्सी को पकड़ के ऐसे ऐसे क्लाइंब कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इधर कितनी टेंशन है और इधर कितनी टेंशन है ये हमसे पूछा जा रहा है, ऑलराइट। चूंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप यहीं पे अपने आप को पॉज कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, और जब आप ट्राई कर लें तो जब मैं सॉल्यूशन जो आप देने जा रहा हूं उसको तब सुनिएगा। अभी राइट नाउ यू शुड पॉज दिस वीडियो, ट्राई द सॉल्यूशन एंड देन यू शुड look at the solution which I am presenting next, all right. Again, इस आदमी का FBD यदि हम लोग बनाना चाहें, all right, तो इस आदमी पे एक्चुअली फोर्स लग रहा होगा जैसा मैंने अभी भी बनाया था, जो इसने रोप के कांटेक्ट में वो वाला फोर्स लग रहा होगा, all right. या फिर दूसरा एफबीडी बना रहा हूं इसी चीज का, इसी आदमी का। इस आदमी के हाथ में जो रोप है उसको, जैसे कि ये रोप है, ऑलराइट, ये मेरा हाथ है, तो एक तो मैंने क्या किया, हाथ और बॉडी को एक अलग कर लिया, तो फिर ये एफबीडी बना। अब मैं क्या कर रहा हूं, जितना हिस्सा रोप के मेरे हाथ में है, जितना हिस्सा रोप का मेरे हाथ में है, उसको मैंने आदमी का ही पार्ट मान लिया, और फिर यदि मैं एफबीडी बनाऊं सेम m1 का, तो ऊपर एक टेंशन का फोर्स लग रहा होगा जो रस्सी इसको ऊपर खींच रही होगी, और नीचे भी टेंशन का फोर्स लग रहा होगा T2, और आप बोलेंगे सर तो बराबर होंगे, अरे बराबर होंगे तो न्यूटन्स लॉ से प्रूव हो जाएगा ना, आप क्यों न्यूटन बन रहे हो भाई, बराबर होंगे तो प्रूव हो जाएगा। भाई एक चीज बताइए, दो क्वांटिटीज जो अनइक्वल हो, ऑलराइट, उनको मैंने अनइक्वल मान के सॉल्व किया, कोई गलती नहीं है, इक्वल है उनको अनइक्वल मान के सॉल्व किया तो भी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि वो प्रूव हो जाएगा बाद में कि इक्वल थे, तो अपन ने अलग मान लिया। साथ में m1g और ये
m1g। आप बोलेंगे सर ये दोनों तो एफबीडी अलग अलग आ रहे हैं एक ही आदमी के। हाँ बिल्कुल सही। क्यों अलग अलग आ रहे हैं? क्योंकि जो आदमी के हाथ में रोप थी, रोप स्ट्रिंग का जो पार्ट आदमी के हाथ में था, अब जरा अपन उसका भी एफबीडी बना लेते। भाई अंतर क्या है इसमें? एफबीडी ऑफ ओनली मैन। एफबीडी ऑफ ओनली मैन, मैन प्लस स्ट्रिंग इन हिज हैंड। आप बोलेंगे फिर फ्रिक्शन कहाँ गया? यदि स्ट्रिंग उसके हाथ में तो फ्रिक्शन वगैरह तो इंटरनल फोर्स हो गए। क्यों? क्योंकि फिर तो हमको आदमी के कंधे का भी एफबीडी बनाना पड़ेगा अलग से। यहाँ बनाया क्या अपन? नहीं बनाया, क्योंकि वो तो बॉडी के अंदर के फोर्सेस हो गए, तो वो नहीं बना रहे अपन, वही बना रहे हैं जो बॉडी पे बाहर से लग रहे। तो स्ट्रिंग जो उसके हाथ में है उसका और मैन का इंटरेक्शन इस एफबीडी में नहीं बनेगा। स्ट्रिंग पे जो फोर्सेस लगा रहे हैं, ऊपर वाली रस्सी का हिस्सा और नीचे वाली रस्सी का हिस्सा, वो अपन ने बना दिया। और स्ट्रिंग के ऊपर बना रहे हैं स्ट्रिंग का एफबीडी, तो ऊपर वाली स्ट्रिंग का टेंशन, नीचे वाली स्ट्रिंग का टेंशन, और ये फ्रिक्शन किसने लगाया था आदमी पे? रोप नहीं लगाया था, तो इसका थर्ड लॉ पेयर यहां पे होगा। इनफैक्ट आप देखिए यदि अपन इन दोनों को कंबाइन करते थर्ड लॉ पेयर से रिजल्ट आ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव। ऑलराइट, अब यदि अपन इन सब के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिखें, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये ए से ऊपर जा रहा है। ऑलराइट, तो F माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ऑलराइट, इसके लिए लिखेंगे तो T1 माइनस T2 माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ओनली स्ट्रिंग है, तो ओनली स्ट्रिंग का मास कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर आदमी प्लस स्ट्रिंग है तो मास हो गया m1। यहाँ पे सिर्फ आदमी है तो मास हो गया m1। आप बोलेंगे जो स्ट्रिंग उसके हाथ में थी उसको अपन ने लाइट माना है, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ 0 आया और यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट इफ यू लुक एट दीज इक्वेशंस यू विल रियलाइज कि कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि T1 माइनस T2 का वैल्यू कितना आ रहा है? F ही आ रहा है। इसका मतलब चाहे ये एफबीडी बना लो चाहे ये एफबीडी बना लो, आदमी के ऊपर, क्योंकि एग्जैक्टली सेम ही चीज बन रही है, यहाँ पे सेम इक्वेशंस बन रही है। ऑलराइट, लेकिन हमको ये समझ में आया कि टेंशन यदि T1 माइनस T2 इक्वल हो गया जैसे यहाँ पर, तो फिर एक्सेलरेशन ऊपर नहीं आ सकता। ऑलराइट, यदि T1 माइनस T2, अभी हम करके दिखा देते हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो T1 माइनस T2 F हो गया। राइट, और T1 इज इक्वल टू T2 हो जाता, जैसा आप लोग कह रहे कि भाई कई लोग कह रहे T1 तो T2 के बराबर होना चाहिए, तो दोनों टेंशन बराबर हो जाती, तो F की वैल्यू कितनी आ जाती? 0 आ जाती। 0 आ जाती तो क्या ये ऊपर एक्सेलरेट कर पाता? नहीं कर पाता, ऑब्वियसली बात है। हाथ यदि फिसलेंगे, जो कोई भी कभी रस्सी पे कहीं चढ़ना होता है तो लोग हाथों पे मिट्टी लगाते हैं ताकि रफ हो जाए, या फिर ऑयल लगाते हैं ताकि फिसल के मर जाए। नहीं ना, मिट्टी लगाते हैं फ्रिक्शन बढ़ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो फ्रिक्शन ही फोर्स लग रहा होता है। तो मैं ये कह रहा था T1 इक्वल टू T2 हो गया, तो ये तो F तो 0 हो जाएगा, आदमी तो ऊपर जाएगा, इसको तो फ्री फॉल हो जाएगा। खैर, और इसका एफबीडी बना है इस आदमी का, इसमें भी पूरी कोशिश कर सकते हैं सारा काम करने की, बट वी रियलाइज कि वो हार्डली मैटर करता है। आप चाहे तो ये बना लें, चाहे इस पे फ्रिक्शन और रोप का अलग कर ले जैसे वहां किया था। तो रोप पे एक फ्रिक्शन फोर्स नीचे और एक टेंशन फोर्स ऊपर। ऑलराइट, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो T2 और ये एक mg,
ऑलराइट, तो T2 माइनस M2G इज इक्वल टू 0, so T2 इज इक्वल टू M2G। T2 का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, यहां पे पुट कर देंगे तो T1 का वैल्यू भी मिल जाएगा, दैट इज T1 माइनस M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। तो ये आपके T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस रोप में लाइट होने के बावजूद टेंशन जस्ट हाथ के ऊपर और जस्ट हाथ के नीचे अलग है, ऑलराइट। तो मैंने सोचा एक एग्जांपल और लेके कोशिश कर लेते हैं, समझ में आने लगे आपको ये बात कि ऐसे रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा कि रोप में टेंशन हमेशा सेम होती है, यदि मासलेस हो तो भी या फ्रिक्शनलेस, वो आपको देखना पड़ता है प्रॉब्लम के हिसाब से कि क्या चल रहा है, ऑलराइट। स्मूथ सरफेस है, उस पर M मास की और L लेंथ की रोप रखी हुई है, पड़ी हुई है। अपन F फोर्स लगा के इसको खींच रहे, ऑलराइट। आई वांट यू टू फाइंड आउट टेंशन एट X डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड, ऑलराइट। टेंशन एट X डिस्टेंस, एसेंशियली इसको बोलेंगे टेंशन एज फंक्शन ऑफ X हम लोगों को चाहिए, ओके। सो प्लीज प्रोसीड, ट्राई करिए इसको। अगेन वीडियो पॉज कर सकते हैं आप इस जगह पे, ट्राई करिए, मैं सॉल्यूशन इसके बाद दे दूंगा, ऑलराइट। लेकिन आप बिना ट्राई करे सीधे सॉल्यूशन वाले पार्ट पे मत जाइएगा, यहाँ पे वीडियो को पॉज करिएगा और पॉज करने के बाद ही आप जब ट्राई कर चुके हो तब पॉज करके ट्राई करने के बाद ही जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ वो देखिएगा। अब ये x दूरी पे पूछ रहा है, तो x से एक तो घबराना नहीं है, ऑलराइट। x जो है ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो चुका है, ऑलराइट। अननोन्स में ही डील करना पड़ता है, जब से अलजेब्रा सीखी है। अलजेब्रा की बात ही है कि अलजेब्रा जो है वो अननोन को एक नाम दे देती है और फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे घबराने की बात नहीं है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इस रोप में हमें टेंशन चाहिए x दूरी पर, तो मैंने क्या किया बच्चों, x लेंथ की रोप्स को
L माइनस एक्स लेंथ की रोप से अलग करके मैंने यहां पर दो अलग अलग टुकड़ों का अपन ने डायग्राम बना लिया है। ऑलराइट, अब जरा ये कैलकुलेट करिए इस हिस्से का मास कितना होगा और इस हिस्से का मास कितना होगा। ऑलराइट, लेट्स सी इफ यू कैन डू दैट। m1 ये जो मास होगा इस हिस्से का, यूनिटरी मेथड लगाना है बच्चों और कुछ नहीं है। ऑलराइट, तो आई होप सब लोग ये रिजल्ट निकाल लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, लॉजिक बड़ा सिंपल है। एल लेंथ में मास एम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक्स लेंथ में कितना होगा, एम बाय एल इंटू एक्स हो जाएगा। राइट, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब इस हिस्से के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो एफ फोर्स हम लगा रहे हैं, टी जहां से अपन ने इसको ब्रेक करके सोचा, क्योंकि टेंशन पूछी है तो यहां दो हिस्से करने ही पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज सॉल्व ही नहीं होगा। तो एफ माइनस टी वुड बी इक्वल टू इतने हिस्से का मास m1 इंटू ए, किसी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, लेकिन जिस एक्सेलरेशन से ये आगे जा रहा होगा उसी एक्सेलरेशन से ये भी आगे जा रहा होगा, तो इक्वेशन विल बिकम T is equal to m2 into a। ये दो इक्वेशंस आ गई, एक्सेलरेशन सेम कर दिया अपन ने और सॉल्व कर दिया।
इसको अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं आंसर को। कैसे? कि x इज इक्वल टू एल पुट कर दे, मतलब यहां पहुंच जाए, तो ये तो पीछे किसी को खींच नहीं रहा होगा, तो टेंशन यहाँ कितनी होनी चाहिए थी? 0। क्या 0 आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी डील विथ फोर्स ऑफ टेंशन। फिर भी ऐसा नहीं कि अपनी सारी तकलीफें आज दूर हो जाएंगी, ये तो सीखने की चीज़ है। फिजिक्स में बच्चों आप जितना अटेम्प्ट करेंगे, कंफ्यूज होंगे शुरू में और उन कंफ्यूजन से लड़ेंगे भिड़ेंगे, जितना पेन चलाएंगे उतना आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। ऑलराइट, प्लीज समझिए, फिजिक्स सीखने का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। समझे मेरी बात? शुरू में बहुत धीरे धीरे लगता है कुछ नहीं हो रहा, पर इस दौरान अपन तैयार होते होते बड़े काम खत्म करने के लिए। ऑलराइट, और फिर जो है बाद में जब अच्छा खासा आ जाता है तब अपन मेहनत करें तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। अभी शुरू में भी ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, अपन कंफ्यूज्ड है, पर वो कंफ्यूजन्स आर एक्चुअली गिविंग यू आंसर्स जो धीरे धीरे आपको फ्यूचर में आते, तो वो अभी आके अपन आगे बढ़ रहे। ऑलराइट, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बट चीज़ें थोड़ी बहुत और क्लियर हुई होंगी, ऐसा मेरी कोशिश है। ऑलराइट, कल के मुकाबले आज हमें टेंशन थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी, पर हो सकता है फिर नए कन्फ्यूजन आ जाए तो आप लिखिएगा और हम उसके बेसिस पे वीडियो में फिर से और नई चीज़ें डाल देंगे जिससे आपको समझ में बेहतर आ सके। नाउ तो टेंशन पे एक आध सवाल और ले लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए एक पुली या स्मूथ पैग है, बड़ा छोटा सा, ऑलराइट, जिसका रेडियस है, क्यों दे रहा हूं रेडियस, कोई यूज नहीं है, आई बस समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, इसका रेडियस है जी 1 मिलीमीटर। ऑलराइट, बहुत छोटा सा। वो मिटा के इसलिए बना, कोई बोलेगा 1 मिलीमीटर तो इतने बड़े बड़े बक्से कैसे टांग दिए, तो ये भी छोटे ही हैं लेकिन बहुत भारी है। ओके, तो m1 इज इक्वल टू 5 kg, m2 is equal to 2 kg. Total length of the rope is 10 मीटर। इस तरफ 6 मीटर है लेंथ, इस तरफ राइट नाउ 4 मीटर है। राइट नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में समझाऊंगा। ऑलराइट, एंड मास ऑफ द रोप इज 10 किलोग्राम। ऑलराइट, फाइंड A of blocks, acceleration of blocks। करिए, आप शुरू करिए, वीडियो को पॉज करके आप शुरू कर सकते हैं।
सो लेट्स बिगिन। तो इस सवाल में डिफरेंट क्या है, राइट? ये स्मूथ है ना, याद रखिएगा कि जो रोप है इसका भी मास है, राइट? ये बड़े एक्सक्लूसिव क्वेश्चन से बेटा, ये आपको कोई नहीं कराएगा, राइट? नोबडी विल आस्क यू टू डू दिस, मतलब कोई आपको क्वेश्चंस नहीं कराएगा। तो ये बड़े एक्सक्लूसिव डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, राइट? ये सब वो वाले केसेस हैं जो लोग बचना चाहते हैं, हम उनसे हेड ऑन भिड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं, हम जेई की कोचिंग की तैयारी नहीं करना चाह रहे कि कोचिंग के सवाल सॉल्व हो जाए, जो कि 1000 एक टाइप के, 1000 एक टाइप के सवाल और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बहुत वैल्यूबल है। ओके, अब देखिए इसकी रेडियस बहुत छोटी है और ये 10 मीटर लेंथ की रोप है, तो जो हिस्सा इसके साथ में होगा वो बहुत ज़्यादा उसका लेंथ नहीं होगा। यदि आप निकालेंगे पाई इंटू 1 मिलीमीटर भी कर लेंगे तो 3.14 मिलीमीटर लेंथ यहाँ होगी, पर करीब करीब अपन कह सकते हैं इधर 6 मीटर में से थोड़ा बहुत इधर हो गई, तो उसका कोई खास अपने आंसर्स में फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? थोड़ा आप समझिए, फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग एग्जैक्ट नंबर्स की बात नहीं करते, ओके? तो आगे बढ़ते हैं। तो यदि अपन यहां पर एफबीडी बनाए तो ये 6 किलोग्राम है, राइट? ये 5 किलोग्राम है। तो मेरी बात समझिएगा, मैंने किस किस का बनाया एफबीडी? ये पार्टिकल का, और जो रोप इस तरफ लटकी हुई है उसका, राइट? ये पार्टिकल का एफबीडी और रोप, ये दोनों ऑब्जेक्ट यदि चल रहे होंगे तो सेम एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे। यदि ये चल रहे होंगे तो दोनों सेम एक्सेलरेशन चल रहे होंगे, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। और टेंशन का फोर्स मैं लिख दूंगा यहां ऊपर टी। इस हिस्से का एफबीडी बनाऊं मैं तो ये 2G, 4 मीटर है, 10 किलोग्राम की रोप, तो जैसे यहाँ पे 6 लिखा, 6 क्यों लिखा? 6 मीटर इधर थी 10 में से, तो 6th पार्ट आ गया, मतलब 6/10, और ये इधर 4, तो ये हो गया 4G। अब इधर टेंशन T लिख ली, इधर मैंने टेंशन T डैश लिख दी, और मैं बड़ा इजीली प्रूव कर दूंगा कि T और T डैश सेम होंगी। कैसे? अब मैं जो छोटा सा हिस्सा लूंगा इस पे T और T डैश, ये एक्सीलरेट हो रहा होगा, T माइनस T डैश इज इक्वल टू वेरी वेरी स्मॉल मास ऑफ रोप, इसको डेल्टा एम लिख रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट 0 इनटू सम एक्सेलरेशन। ऐसे ही सारे बनेंगे। आज अभी पहले पढ़ाया था अपन ने, ऐसे ही सारे टेंशन बनते जाएंगे, तो सारे T डबल डैश वुड बी इक्वल टू सारे T ट्रिपल डैश होते चले जाएंगे। तो यदि ये सारे T डबल डैश इक्वल T ट्रिपल डैश होते चले जाएंगे, राइट, तो अल्टीमेटली यहां से लेकर यहां तक टेंशन की वैल्यू सेम होते होते हम यहां तक पहुंच जाएंगे कि भाई T, ये वाला T जो इधर लग रहा था, माइनस T डबल डैश वो 0, ऐसे ये ट्रिपल डैश करते करते हम यहां पहुंच जाएंगे, तो T ट्रिपल डैश माइनस T डैश इज इक्वल टू 0 करते जाएंगे। 0 क्यों? क्योंकि जिन छोटे छोटे हिस्सों पे अपन लिख रहे हैं, जिसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, वो बहुत लाइट है, क्योंकि रेडियस बहुत छोटी ली है। रोप तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत इसमें एक्यूरेट 100% प्रिसाइज आंसर नहीं आएगा। पर मेरी बात समझिए, हम फिजिक्स में कुछ भी बोलते तो उसमें थोड़ी बहुत तो अनसर्टेनिटी होती है। जैसे कि कोई मुझसे पूछ ले, बताइए इस चौक की लेंथ, राइट, तो मैं बोल भी दूं 3.2 सेंटीमीटर, तो कोई हो सकता है आ जाए कि नहीं सर मैंने इसको और अच्छी तरह से नापा तो 3.18 निकली, तो मेरा 3.2 से गलत नहीं हो गया, मेरा 3.2 थोड़ा ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन है, 3.18 थोड़ी कम है। कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले आए, वो तो इलेक्ट्रॉन के एटम के लेवल पे इसको नाप लेगा, तो हमारा आंसर इससे गलत नहीं आएगा, बस थोड़ा कम प्रिसाइज आएगा। और हम जी की वैल्यू जो 9.8 मान रहे, वो खुद भी तो एक अजम्पशन ही है, राइट? हम तो 10 ही लिख डालते, तो वैसे ही अपन वहां पे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे गड़बड़ कर रहे हैं। और पृथ्वी पे कहाँ है उसके हिसाब से जी की वैल्यू अलग अलग होती है,
तो ये भी नहीं दे रखा, तो इतनी अप्रोक्सीमेशन तो क्वेश्चन में इनबिल्ट है, तो वो बात है। देखिएगा 5G माइन प्लस 6G क्यों, 6 किलोग्राम इधर हो गया, इज इक्वल टू 6A। इसके लिए लिख रहा हूं मैं, T डैश लिखना चाहिए पर मैं T लिख दे रहा हूं क्योंकि प्रूफ कर चुका हूं। राइट, ये ऊपर जा रहा है तो T माइनस 4G माइनस 2G इज इक्वल टू, अच्छा इधर एक्सेलरेशन मैंने गलत लिख दिया, टोटल मास इधर 5 प्लस 6 11 है, तो 11A आएगा। ऑलराइट, और इधर टोटल मास 6 है तो 6A आएगा। ओके, तो इसको यदि अपन जोड़ दें तो 5G इज इक्वल टू 17A। ऑलराइट, तो A इज इक्वल टू 5G बाय 17। So this is what we have done। एक बार रिव्यू कर लेते हैं अपन ने क्या किया। यहां पर अपन ने रोप थी, इस हिस्से का पूरा FBD एक बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि इस पूरे हिस्से का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, अलग नहीं हो सकता, सारी की सारी चीज एक साथ नीचे जा रही होगी। फिर इस हिस्से का अपन ने अलग बना लिया और उस पर न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिए। ऑलराइट, और फिर अपन ने क्या देखा कि ये जो हिस्सा था, ऑलराइट, इसमें यहां जो टेंशन आ रही है यहां और यहां, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बट दे विल बी वेरी वेरी क्लोज, इतना क्लोज कि उसको अपन इसमें मान लेंगे सेम, तो उससे जो इनएक्यूरेसी इंट्रोड्यूस होगी वो तो जी के वैल्यू डालने से तो कम ही होगी। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप टेंशन को लेकर मैंने आपको बड़े एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस कराए, जो मैंने आपकी प्रॉब्लम समझ के ही खुद से फ्रेम करके, फ्रेश है मतलब पहले कभी नहीं कराया, आप लोगों के लिए फ्रेश दिमाग में बना के ही करवाए ये क्वेश्चंस, ताकि आपके दिमाग, आपको टेंशन का बड़ा अच्छा वाला पार्ट देखने को मिले, वो रट्टे वाला नहीं जो सारी दुनिया में सारी सड़ी सड़ी किताबों में भी अवेलेबल होता है। ऑलराइट, तकलीफ हो तो घबराइएगा मत, डाउट लिखिएगा, अपन फिर से इसको सही करेंगे। ओके, लेकिन सीखेंगे सही फिजिक्स जो जेई में काम आए, वो नहीं जो कोचिंग में काम आए। कोचिंग में सवाल सॉल्व करके क्या कर लोगे? ऑलराइट, हमारे ही पढ़ाए हुए सवाल, हमारे दिए हुए सवाल सॉल्व करके क्या होगा? वो सीखें जिससे कॉन्सेप्ट मजबूत हो, फंडामेंटल मजबूत हो, कि ऐसे नहीं कि टेंशन इक्वल होती है और ये होता है वो होता है, तो वो रट्टेबाजी नहीं, लॉजिक। यहां पर भी एक्चुअली टेंशन आप देखें तो अब आप बता सकते वेरी कर रही होगी। इनफैक्ट लेट्स ट्राई कि मास पे कितनी टेंशन लग रही होगी। इस मास पे टेंशन और इस मास पे टेंशन, इस जगह पे टेंशन कितनी होगी, ट्राई करिए।
देखिए बड़ा आसान सवाल है ये वाला पार्ट, आपके दिमाग से वैसे टेंशन सेम होगी, फिर रट्टा मारेंगे तो फंसेंगे। यहां पर यदि मैं देखूं, ऑलराइट, तो अब मेरे को यहां पूछा है तो मैं इसका अलग एफबीडी कर लेता हूं, इस हिस्से को अलग, इस हिस्से को अलग। यहां पर तो टी आई है टेंशन, जो वहां से भी निकाल सकते हैं आप। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी की वैल्यू आ जाएगी 6G प्लस 6A, ये कुछ टी की वैल्यू आ जाएगी, मैं लिख नहीं रहा उसको। और ये हो गया आपका T1 रोक के इस हिस्से पे, प्लस चूंकि मास है तो एक 6G, ये हो गया इस हिस्से का एफबीडी। इस M1 पे ये T नहीं लग रहा था, इस M1 पे तो ये T1 लग रहा था, और इसके ऊपर इसका खुद का वेट लग रहा था, कितना? 5G, और ये नीचे जा रहा था A एक्सेलरेशन से। आप चाहें तो इसके लिए इक्वेशन लिख लीजिए न्यूटन सेकेंड लॉ की, चाहे इसके लिए लिख लीजिए, आंसर सेम आएगा। 5G माइनस T1 इज इक्वल टू कितना मास है ये? 5, और A की वैल्यू वो रही 5G बाय 17। या फिर इसके लिए लिख लीजिए, ये भी नीचे जा रहा था A एक्सेलरेशन से, तो इसके लिए क्या होगा? इसको ये नीचे खींच रहा है T1 से, तो T1 प्लस 6G माइनस T इज इक्वल टू 6 इंटू 5G बाय 17। आप इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए, यू विल गेट सेम आंसर, दैट T1 इज इक्वल टू, ऑलराइट, कितना हो गया? 17 इंटू 5, 85, राइट? सो 85 माइनस 25, ये हो जाएगा ना, T1 इधर गया, ये इधर आ गया, राइट, G अपॉन 70, ऑलराइट। तो ऐसे करके T1 आ जाएगा। आप चाहें तो इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से यहां निकालनी है तो M2 का एफबीडी बना लीजिए अलग से। और ये जा रहा है A एक्सेलरेशन से ऊपर, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? T2 माइनस M2 राइट इज इक्वल टू M2 विच इज हाउ मच? कितना मास है इसका ब्लॉक का, पार्टिकल का? 2 इंटू ए की वैल्यू कहाँ है? ए की वैल्यू कहीं तो लिखी हुई थी, ये है 5G बाय 17। सॉल्व कर लीजिए, 34 प्लस 10, राइट, 44G बाय 17, ओके। तो टेंशन पे हमने बातचीत कर ली है, नॉर्मल 5-10 मिनट और अपन रिव्यू कर लेते हैं एंड देन वी आर डन, ऑलराइट। तो ये T1 का वैल्यू निकाल दिया था अपन ने, ये रहा। अब आप बोलेंगे सर यार टेंशन डिफरेंट, वो मास का, इसलिए रट्टा मत मारिए, न्यूटन पे भरोसा रखिए, रटने पे भरोसा मत रखिए, ऑलराइट। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में वैसे तो अच्छा खासा अपन समझा चुके, पर एक छोटा सा आइडिया और समझाना चाह रहा था मैं, ऑलराइट। तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल जो होती है, ऑलराइट, उसी पे थोड़ी सी छोटी छोटी सी 2-3 बातें थी।
ओके, देखिए अपने पास ऐसे केसेस आ सकते हैं जहां पे दो नॉट शार्प, ओके, नॉट शार्प इज द करेक्ट वर्ड, surfaces are in contact. मैं स्मूथ वर्ड यूज करूंगा तो लोग फ्रिक्शन से लगा लेंगे, नहीं तो नॉट शार्प का इंग्लिश इज स्मूथ, बट फिजिक्स में स्मूथ का मतलब लोग फ्रिक्शन से लगा लेते, इसलिए मैं नॉट शार्प लिख रहा हूँ, है ना। इतनी अंग्रेजी मुझे आती है कि इसकी जगह स्मूथ लिखता, पर इंग्लिश में स्मूथ के मतलब अलग निकलेगा और फिजिक्स में अलग, तो नॉट शार्प, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनकी एक वेल डिफाइंड कॉमन टेंजेंट है, राइट। तो जो चूंकि ये वेल डिफाइंड कॉमन टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इजीली आ जाएंगे। लेकिन एक और बड़ा स्पेसिफिक केस होता है, sharp surface in contact with not sharp surface, as in मान लीजिए एक रॉड ऐसे कांटेक्ट में है जमीन के साथ, या फिर एक स्फीयर के साथ ऐसे एक रॉड, तो रॉड का जो ये पॉइंट है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो शार्प है, स्टिकी एंड है, राइट। अब यहां पर इसका तो टेंजेंट डिफाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां का टेंजेंट थोड़ी बनाएंगे, आप यहां टेंजेंट नहीं बना सकते, लेकिन इस सरफेस का और इस सरफेस का आप टेंजेंट बना सकते हैं, राइट। तो जो एक टेंजेंट बन रहा है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस उसके परपेंडिकुलर लग जाते हैं, राइट। जो एक टेंजेंट बन रहा है, यहां तो देखो कॉमन टेंजेंट था, यहां पे एक ही सरफेस का टेंजेंट बन सकता है, तो नॉर्मल सरफेस फोर्स उस सरफेस के परपेंडिकुलर लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी केस आ सकता है जैसे कि ये एक शार्प सरफेस इन कांटेक्ट विथ शार्प, राइट। तो यहां पे नॉर्मल की डायरेक्शन एक्चुअली अनप्रेडिक्टेबल है, सही आंसर है अनप्रेडिक्टेबल। क्यों क्यों अनप्रेडिक्टेबल बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अपन यहां कोई टेंजेंट नहीं बना सकते कि ये टेंजेंट होगा, नहीं, शार्प का कोई टेंजेंट नहीं होता, तो फिर यहां पे अपन नॉर्मल की डायरेक्शन नहीं बना पाएंगे, ऑलराइट। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सक्लूसिव आपको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में भी बताया, और टेंशन फोर्स भी आज सीखी अपन ने। तो ERP पे हम लोग जो हमारा जो न्यूक्लियस का वेबसाइट है वहाँ पे आपके लिए आगे के वर्कबुक्स भी अपलोड कर देंगे, पिछले वर्कबुक के सॉल्यूशंस वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। और अपन अब न्यूटन्स लॉ से अगली क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ओके। अब आप न्यूटन्स लॉ का प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।